दोस्तों आप सभी को बता दूं मेरे भाई कि महा मैराथन क्लास होने वाले हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस का। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए वो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, अब जल्दी से डाउनलोड करके मेरे भाई हमारे मैराथन क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। तो फाइनली आज मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, वो भी आप लोगों का देसी लैंग्वेज में। तो आइए सर बिना देर की एक एक क्वेश्चन को मैं दोस्तों आप लोगों के बारे में बात करूंगा और ये हमारा पार्ट 1 है। इसी के समय मेरे भाई आप लोगों का अगला वीडियो में मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा और 50 मार्क्स का जो हमारे सब्जेक्टिव होगी वो अपने हाथों में रखना है। पहला क्वेश्चन में गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होती है, हम सभी को पता है सर। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में होती है, वो भी कहां पे, बेलग्रेड में। कहां मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर बेलग्रेड में 1961 में पहली बार हमारा गुट निरपेक्ष सम्मेलन होता है। याद रखना गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना। जैसे भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। हम सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत होने के बाद जब हमारे सोवियत संघ का विघटन हो गई थी 1991 में, उस समय मेरे दोस्तों पूरी दुनिया 2 भागों में बट गई थी। एक का हमारा पूंजीवादी का नेतृत्व अमेरिका कर रहे थे और हमारा जो साम्यवादी का नेतृत्व हमारा सोवियत संघ कर रहे थे। उस समय दुनिया के सारे देश मेरे भाई वो या तो अमेरिका में शामिल हो रहे थे या तो वो रूस के साथ शामिल हो रहे थे। उसी समय भारत ने कहा ना मुझे अमेरिका का साथ जाना है और ना मुझे रूस के साथ जाना है, मुझे स्वतंत्र रहना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई कौन सा, हमारा गुट निरपेक्ष सम्मेलन। ठीक है, वही कह रहा था कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना और अपनी स्वतंत्रता नीति को अनुसरण करना। यानी भारत के पास जो स्वतंत्रता थी वो किसी के दम पे नहीं बल्कि वो अपने दम पर चला करते थे। तो ये सर हमारा गुट निरपेक्ष। आप ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे मैं बोल सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जब हमारे सोवियत संघ का विघटन हो गई थी 1991 में, उस समय पूरी दुनिया 2 खेमे में बट गई। एक का हमारा पूंजीवादी, एक था हमारा साम्यवादी। पूंजीवादी का नेतृत्व हमारा अमेरिका कर रहे थे और हमारा जो साम्यवादी पार्टी का नेतृत्व वो हमारा सोवियत संघ कर रहे थे। उस स्टेज में सारे दुनिया के देश एक दूसरे देशों में जुड़ते जा रहे थे या तो शामिल होते जा रहे थे। और मेरे भाई उस समय जो देश किसी भी गुट को समर्थन नहीं किया वो हमारा कहलाया क्या, गुट निरपेक्ष सम्मेलन। इतना साधारण भाषा में बता दो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गुट निरपेक्ष का बारे में अभी मैंने जस्ट बताया मेरे भाई, रिपीटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आइए सर, कहता है कि शीत युद्ध के लिए कौन सा 2 महाशक्ति देश उत्तरदायी है। हम सभी को पता है सर, एक हमारा हो जाएगा अमेरिका और एक हो जाएगा सर हमारा रूस, यानी हमें जिसे सोवियत संघ कहते हैं। अब आता है सर मार्शल योजना क्या है। मेरे दोस्तों मार्शल योजना खतरनाक योजना है, इसके बारे में सुनिए सर, क्योंकि ये पेपर में आपके पेपर में 3 मार्क्स की आने की पूरी संभावना है। 1947 यानी जब हमारे देश आजाद हुई थी तब की ये घटना घटी है। कहता है कि 1947 ईस्वी में अमेरिकी विदेशी सचिव मार्शल ने यूरोप को अरब डॉलर सहायता देने की योजना बनाई। हम सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में 2 ही देश सामने आया था, एक का था हमारा रूस और एक था हमारा कौन, तो बताएंगे सर अमेरिका। अब अमेरिका मेरे दोस्तों छोटे छोटे देशों को ना वो लालच देते थे। हाँ, वो छोटे छोटे देशों को लालच देते थे और मेरे दोस्तों उस देश को अपने कब्जे में कर लेते थे। ठीक है, वही कह रहा है कि एक व्यक्ति था हमारा मार्शल। ठीक है, तो 1947 ईस्वी में अमेरिकी विदेशी सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर सहायता देने की योजना बनाई। बोले ठीक है भाई यूरोप वासियों, जो भी आप लोगों का नुकसान हुआ है, ये नुकसान का जो भरपाई है मैं खुद करने वाला हूं, डोंट वरी, थोड़ा सा आप लोग टेंशन ना ले, जिससे कि युद्ध के प्रभाव की क्षतिपूर्ति हो सके। और जो भी युद्ध में हुई है, जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध में जो आप सभी के देशों में जो भी क्षति हुई है, इस पैसे से आप लोगों की क्षति की पूर्ति कर दिया जाएगा। ठीक है, उनका विचार था कि ऐसे सहायता नहीं करने से वे सभी देश जो आर्थिक रूप से एकदम कमजोर हो गए वो सोवियत संघ में मिल जाएगा। और अमेरिका पहले से ही कूटनीति वाला देश है। अब कहने लगा मार्शल, ओ माय गॉड, अगर हम इन सब देशों को अगर मदद नहीं करते हैं और ये कमजोर हो गए हैं तो कहीं ना कहीं ये रूस का सपोर्ट में आ जाएगा। अब रूस का सपोर्ट में आ जाएगी तो रूस एक दिन पूरा शक्तिशाली बन जाएंगे। नहीं भाई, चलो इसको हम लोग अरबों रुपया दे देते हैं लालच में, डॉलर, जाओ भाई तो अपने देश की जो भी हानि हुई है उसको क्षतिपूर्ति करो। ठीक है, तो सहायता नहीं करने से वैसे सभी देश जो आर्थिक रूप से
एकदम कमजोर हो गए हैं वह सोवियत संघ में मिल जाएगा। इसे ही मार्शल योजना कहा गया। बस चालाक, मार्शल योजना का हम दूसरा नाम दिए मार्शल का चालाकी, अमेरिका का चालाकी। बहुत ही सुंदर था क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। ये पिछले कई सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं शॉक थेरेपी क्या होती है। सबसे पहले सुनिए मेरे भाई, शॉक थेरेपी के बारे में ऐसा मैं बताऊंगा कि मरते दम तक नहीं भूलोगे मेरे दोस्तों। शॉक थेरेपी का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी को घायल करके आप उसी को उठा करके उनका उपचार करवाना शॉक थेरेपी कहलाता है। मान के चलिए आप मेरे सामने खड़े, मारने लगे 2 झाप, ऐसे मैंने मारा आपको, आप बेहोश हो गए, या तो आपके गाल पूरी तरह से सूजन आ गए, मैं आपको उठाया और मैं आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया और मैं सारा पैसा मैं खुद दिया हूं, ये सर कहलाता है हमारा क्या, शॉक थेरेपी। मतलब खुद से मारने के बाद खुद ही उपचार करवाना, ये हमारा कहलाता है शॉक थेरेपी, ठीक है। तो साम्यवाद के पतन के बाद पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रदित संक्रमण से होकर गुजरे। अभी मैंने जैसे बताया भाई वैसे ही आपको लिखना है कि याद रखना है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को डिफिनेशन दिया वैसा ही डिफिनेशन आप लोगों को याद रखना है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला करके जब हमला होने के बाद जो भी क्षतिपूर्ति होती है उसका भरपाई वह देश खुद जाकर करते हैं, तो इसे हम लोग शॉक थेरेपी कहते हैं। जब इसके उपचार वह खुद करने लगता है तो इसे हम लोग शॉक थेरेपी कहते हैं। अब आते से शॉक थेरेपी का क्या क्या परिणाम हुआ। पहला, शॉक थेरेपी के बड़े ही गंभीर परिणाम निकले। इसके कारण रूस का पूरा राज्य नियंत्रण औद्योगिक ढांचा चरमरा गई। अब शॉक थेरेपी से ना मेरे भाई, शॉक थेरेपी से पूरी तरह से सोवियत संघ का जो औद्योगिक नीति थी, औद्योगिक व्यापार था, वो पूरी तरह से चरमरा गया, पूरी तरह से नस्ता नाबूद हो गए। शॉक थेरेपी का पहला परिणाम। दूसरा परिणाम, सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी। जैसे हम लोग बोलते थे ना, अरे भाई चलो हम लोग मिलजुल कर खेती करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग मिलजुल कर खेती करेंगे। तो ये जो हमारा मिलजुल कर खेती होती थी ना, ये प्रणाली पूरी तरह से समाप्त हो गया और लोगों की खाद्य सुरक्षा मौजूद नहीं रह गई थी। अब खेती करेंगे तो हमें खाद्य चाहिए, और जब हमारे पास खाद्य होगा ही नहीं तो हम खेतों में क्या डालेंगे, जब खेतों में डालेंगे ही नहीं तो फसल का उत्पादन नहीं होगा। ये हमारा दूसरा कारण था। शॉक थेरेपी के बारे में मैं लेकर आऊंगा 5 मार्क्स जब क्वेश्चन बताऊंगा ना उस समय। ग्लास्तनोस्त का अर्थ क्या होती है, ये पेपर में क्वेश्चन आपके टपकने वाला है। हाँ सच कह रहा हूं, याद रखिएगा। ग्लास्तनोस्त का अर्थ है खुलापन लाना। क्या मेरे भाई, फ्रीडम, है ना। जैसे आप किसी से लव करते हैं मेरे भाई, और आप अगर लव कर रहे हैं तो आपको क्या करते हैं, गुलाम बनाकर रखते हैं। हाँ, लड़का बहुत ही आसानी तरीके से गुलाम बन जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों जब लड़कियों को कहा जाए कि आप इससे बात ना करें तो कहता जाओ नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। यस या नो, ये रियलिटी है मेरे भाई, है ना। तो मैं समझा रहा हूं रियलिटी पे, वास्तविकता में भी थोड़ा सा मैं इन्वॉल्व कर दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग सावधान हो जाएं। तो मेरे भाई ये जो हम लोग को कहता है ना कि आप जाइए दूसरे रास्ते पे, मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे भाई आप अगर किसी और से बात कर रहे हैं तो वो माना करते हैं, अगर आप नहीं मानते हैं तो वो दोस्तों आपसे भी रूठ कर चले जाते हैं। यानी पूरा का पूरा बोल सकते हैं लड़कियां लोग क्या चाहती है, खुलापन चाहते हैं। यस यू नो, क्या चाहते भाई, खुलापन चाहते हैं ना। वही चीज यहां पे कह रहा था कि ग्लास्तनोस्त का अर्थ होती है खुलापन लाना। इसी प्रक्रिया के तहत सोवियत संघ की व्यवस्था में खुलेपन की नीति अपनाई गई। अब सोवियत संघ, जो हमारा सोवियत संघ थे, वो पूरी तरह से खुलापन की नीति अपनाया। क्या कर दिया मेरे भाई, उन्होंने पूरी तरह से खुलापन की नीति अपनाई और शेष विश्व से उनके संपर्क होकर मजबूत करने का प्रयास किया। उन्होंने, हमारे रूस ने पूरा खुलेआम अनाउंसमेंट कर दिया, अरे दुनिया के देशों सुन लो, अगर हमारे साथ कोई व्यापार करना चाहता है तो आकर आराम से कर सकते हैं। अरे दुनिया के सभी देशों सुन लो, अगर हमारे साथ अगर आप लोग व्यापार करना चाहते हैं तो हमारा रास्ता खुला हुआ है, आप आइए, हम सभी देशों के साथ मिलजुल कर व्यापार करने की व्यवस्था बनाए हैं। इससे क्या होगी, हमारा सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाएगा। ये है सर हमारा ग्लास्तनोस्त, है ना, ये हमारा ग्लास्तनोस्त। आइए सर,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, प्रथम खाड़ी युद्ध क्या होती है। अब आइए सर, प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में पूरा शानदार तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले इस पर ध्यान ना दे, जो मैं बोल रहा हूं भाई याद रखना, जो मैं ध्यान पहले आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उस चीज को समझने की पहले कोशिश कीजिएगा। मेरे दोस्तों, अगस्त 1990 की यह घटना है। कब की घटना है? अगस्त 1990 की यह घटना है जब इराक ने कुवैत पर अवैध कब्जा कर लिए थे। जैसे मैं बोल रहा हूं, स्टोरी सुनिएगा। 1990 के दशक में इराक ने कुवैत पर अवैध कब्जा कर लिए। कुवैत बेचारा तेल वाला देश, उन्होंने क्या कर लिया, अपना इतना बड़ा एरिया मान के चलिए कब्जा कर लिए। कुवैत ने कहा, अरे इराक वालों सुनो, ये जो ना आप लोग किए हैं ना, ये गलत काम किए। क्या आपका देश मैंने कभी गया है कब्जा करने के लिए? बोले चुपचाप रहो, खामोश, बोला खामोश रहो। कुवैत ने इराक को बहुत समझाया बुझाया, नहीं माना। तो कुवैत ने क्या किया मेरे भाई, एक लेटर लिखा यूएनओ के पास। आप सभी को पता होगा यूएनओ आखिर क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ के पास एक लेटर लिखा और कहा, सर देखिए ना, हमारे देश में आकर के हमारे साथ दादागिरी कर रहे। जब मैं अपने देशों से कह रहा हूं कि चले जाइए तो जा ही नहीं रहा है। अच्छा ऐसा बात है? यूएनओ के सचिव ने कहा, अच्छा ऐसा बात है? कहा जी सर ऐसा ही बात है। पर ठीक है भाई, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा आपके जो अड़ोस पड़ोस देश है ना, उन लोगों को थोड़ा सा बता दो कि ये सही है या गलत है। जब हमारे कुवैत के राष्ट्रपति ने हमारे आसपास के देशों को, इराक ईरान को जो बताया, तो मेरे भाई उन्होंने कहा कि हाँ भाई आप ये गलत कर रहे हैं। दुनिया के सारे देशों ने इराक को समझाया बुझाया कि देखो भाई ये आप गलत कर रहे हैं, आप दूसरे के देशों में जाकर कैसे कब्जा कर सकते हो। तो कहा कि नहीं हम करेंगे। फिर फोन लगाया कुवैत के राष्ट्रपति ने हमारे इराक को, सॉरी यूएनओ के सचिव को, और कहा सर नहीं हट रहा है, कुछ उपाय कीजिए। तब हमारे, याद रखना है मेरे दोस्तों, हमारा अमेरिका सबसे शक्तिशाली उस समय था। तो हमारे यूएनओ के सचिव ने अमेरिका को अनाउंसमेंट किया, अरे अमेरिका सुनो, जाओ और भुनिया बना देना भाई, हाँ बूंदिया बना देना। किसको? सर कहता है कि जाओ इराक को बूंदिया बना देना। अब मेरे दोस्तों हमारे पास 6,60,000 सैनिकों के साथ अमेरिका जाते हैं इराक, और इराक को नस्त नाबूद कर देते हैं, और मेरे दोस्तों कुवैत को आजाद करा देती है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रथम खाड़ी युद्ध, कंप्यूटर युद्ध, या तो वीडियो गेमर युद्ध। I hope you are understanding in this the point of very important in this your exam। मुझे पूरा उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं जैसे ही आप लोगों को बताया आप लोग एग्जाम में वैसे ही लिख पाएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो पर बिल्कुल बिना लाइक किए ना जाए भाई, ठीक है। अब आइए सर, आप लोगों को देसी लैंग्वेज में मैंने समझाया। अब आइए सर क्वेश्चन पे। प्रथम खाड़ी युद्ध को ही हम लोग वीडियो गेमर युद्ध, कंप्यूटर युद्ध, या तो मेरे दोस्तों याद रखना इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध अगस्त 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा कर लेने के बाद अमेरिका की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहमति से इराक के विरुद्ध जो सैन्य अभियान चलाया गया था उसे प्रथम खाड़ी युद्ध के रूप में जानते हैं। हमारे यूएनओ के सचिव ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अरे अमेरिका जाओ और इराक को भुजिया बना देना भाई। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? प्रथम खाड़ी युद्ध, वीडियो गेमर युद्ध, या मेरे दोस्तों याद रखना कंप्यूटर युद्ध, ठीक है। इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका ने यह साफ कर दिया कि विश्व के अन्य देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत ही पीछे है। इस युद्ध में अमेरिका को बहुत ही लाभ हुआ, और इस युद्ध में अमेरिका को काफी लाभ हुई। तो ये था सर हमारा प्रथम खाड़ी युद्ध। अब आते हैं सर अगला, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसी को कहा जाता है मेरे भाई, जैसा भी मैंने बताया इसी सेम टू सेम, इसका अलग अलग नाम है भाई। प्रथम खाड़ी युद्ध भी लोग कहते हैं, वीडियो गेमर युद्ध भी कहते हैं, कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं, और एक था हमारा क्या मेरे भाई, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। चार इसका अलग अलग नाम है भाई, वही 1990 वाला है कहानी, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे पे यार। अगला क्वेश्चन आता है सर, नाटो का पूरा नाम क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अप्रैल, याद रखना 24 अप्रैल 1949 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल में। कहाँ पे है मेरे भाई? तो बताएंगे सर इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते सर, आसियान की स्थापना कब हुई और इसके कितने सदस्य हैं? तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई है।
याद रखना है भाई, क्या याद रखना है मेरे भाई? तो बताएंगे सर आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई है। इसके 5 देश संस्थापक थे, पहला इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस। बाद में जाकर मेरे दोस्तों हमारा वर्तमान में 10 गो देश और शामिल हो गया, यानी टोटल पहले 5 गो था, 5 गो और शामिल हो गए, तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई? 5 + 5 10 गो देश शामिल हो गया। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आसियान में कितना देश शामिल हुआ है, कितना सदस्य देश है, तो बताना है 10। ठीक है, तो कौन कौन है नाम याद रखिएगा? इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर। ठीक है, बैंकॉक, ये सब याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए सर, उम्मीद है मेरे भाई की शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब आते हैं सर आसियान के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने देखा कि आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी, और मेरे दोस्तों इसमें 5 सदस्य देश थे पहले, अब इसमें 10 सदस्य देश आ चुके हैं। अब आते हैं सर आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोई एक संगठन बनाया जाता है, इसका कोई ना कोई उद्देश्य होगी जिसके कारण उसको बनाया गया भाई। बिना उद्देश्य से कोई भी चीज को नहीं बनाया जाता है। पहला क्या था मेरे भाई? अपने क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। यानी ये जो 10 देश है, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, है ना भाई, तो ये जो 10 देश है, सभी देश आपस में आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास को बढ़ावा देगी। यानी कोई भी देश, इन 10 देशों में से कोई भी देश अगर कमजोर है तो 9 देश मिलकर उसको सहयोग करेंगे, 9 देश मिलकर उनको सहयोग करेंगे। ठीक है, संस्कृति में भी वैसा ही काम है। दूसरा पॉइंट सर, अपने क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा स्थापित करेंगे। और मेरे दोस्तों ये जो 10 देशों के बीच में जो फ्रेंडशिप है, इसमें बताया गया कि हम लोगों को शांति और सुरक्षा बनाए रखना है भाई। हम लोग एक दूसरे पर कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। साझे का मतलब होता है पार्टनरशिप, साझे हितों के मामले में परस्पर सहायता को बढ़ावा देंगे। अब पार्टनरशिप में हम लोग एक दूसरे को मदद करेंगे ताकि हम एक दूसरे से मदद मिलने के बाद हम अपने देश को विकास की राह पर ले जा सके। ठीक है, चौथा पॉइंट में समान उद्देश्य वाले अन्य क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से संबंध स्थापित करना। यानी मेरे भाई इसका पॉइंट नंबर 4 में कहना है कि समान उद्देश्य, जैसे हमारा यूएनओ एक संगठन है, नाटो एक संगठन है, सिंटो एक संगठन, सेटो एक संगठन है, जितना दुनिया में संगठन है कोई एक देश इसमें शामिल नहीं होंगे। पहले हम लोग 10 देश आपस में मीटिंग कर लेंगे, हम लोगों को लगेगा कि नहीं भाई हाँ इस देश में इस संगठन में हम लोगों को शामिल होना चाहिए, तो हम लोग 10 देश उसमें जाकर शामिल हो जाएंगे। एक देश कोई नहीं शामिल होंगे चोरी चुपके। वही चीज कह रहा है कि समान उद्देश्य वाले अन्य क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध स्थापित करना। ठीक है, मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते सर पंचशील समझौता क्या है, इतना सुंदर तरीके से बताऊंगा मेरे दोस्त, कभी भूलोगे नहीं। देखिए मेरे भाई, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में होने वाला एक समझौता है। जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई, सुनिएगा इतना मजेदार स्टोरी है। इस जमाने में तो क्या, सातों जमाने में आप नहीं भूल पाओगे ये आंसर को। चीन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री मेरे दोस्तों कहा कि देखो भाई हम लोग एक दूसरे को सहयोग करेंगे, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के आंतरिक मामले पर दखल नहीं करेंगे। ठीक है, कहा भाई, हाँ भाई सही तो कह रहे हैं। अब हमारे चाओ इन लाई क्या करते हैं मेरे भाई, भारत का दौरा करते हैं और कहते हैं भाई जवाहरलाल नेहरू चलो भाई कुछ सिद्धांत अपनाते जैसे हम आपके देश का भी विकास हो और मेरे देश का भी विकास हो। ठीक है, तो कहा गया क्या भाई, बोले 5 सिद्धांत रखते हैं। ठीक है, तो 5 सिद्धांत के नाम से ही हमारे देश का, हमारे इस योजना का नाम पड़ा पंचशील योजना। अब पंचशील योजना 1954 में होता है चाओ इन लाई और भारत के प्रधानमंत्री हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में। आइए सर, भारत के शुरुआती दौर में चीन के साथ मित्रता संबंध अच्छा था। भारत जब हमारे देश आजाद होती है उस समय भारत और चीन के बीच में काफी गहरा संबंध था, एकदम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह। स्टार्टिंग में जो शुरुआती प्यार होती है ना मेरे दोस्तों, एक घड़ी देखने के लिए हम लोग तरस जाते हैं। ओहो तुम घर से थोड़ा सा निकलना, मैं बाइक लेकर वहां से जाऊंगा और कभी 2 बाल को इधर ऐसे करके नीचे ना गिराना, नहीं तो बगल के घर में जाकर मैं ठोक दूंगा। और ठीक है मैं 2 बाल नहीं गिराऊंगा, मैं घूंघट ओढ़ के आऊंगा। बोले नहीं घूंघट भी ओढ़ कर नहीं आना है, आप घूंघट को खोल के ही आएगी, अच्छा लगेगा मुझे देखकर। बोले ठीक है तो मैं आ रहा हूं।
ठीक है। तो भारत के शुरुआती दौर में चीन के साथ मित्रता बहुत ही सुंदर रहा। इस मित्रता को बढ़ावा देने के लिए 1954 ईस्वी में चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई भारत की यात्रा किया। अब चाओ इन लाई चाय पीने के लिए भारत आ गए। चाओ इन लाई चाचा भारत आ गए और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ चुकमुक बैठकर दोनों आपस में बातचीत गुटर बातचीत करने लगा। इसी दौरान भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ। इसी समझौते में 5 सूत्र रखे गए। इस समझौते में टोटल 5 सूत्र रखे गए जिसे पंचशील सिद्धांत के नाम से जानते हैं। पंचशील सिद्धांत क्या है सर? 5 को सिद्धांत। तो देखिए, पहला जो सिद्धांत है हमारा, एक दूसरे की प्रभुसत्ता और प्रादेशिकता एवं अखंडता का सम्मान करना। देखो, हम भी आपका, अब हमारा निकल गया भाई, आप बेचारा, हम वो बैठी हुई है, मेरा इंतजार कर रहे, मैं भी बाइक लेके जा रहा हूं। मैंने कहा सुनो, तुम भी हम मुझे इज्जत करना, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे घर से निकल जाऊं, तुम्हारे घर के बगल से निकल जाऊं और तुम बाहर ना आओ, तुम बात ना करो, सुनो बेइज्जती मत करना। कहा ठीक है भाई, देखो तुम्हें, आप ही मुझे इज्जत कीजिए, मैं भी आपको इज्जत करूंगा। बोले ठीक है भाई, यही प्यार का पहला रूल है कि मैं आपको इज्जत करूं तो आप भी मुझे इज्जत करें। ऐसा नहीं कि मैं इज्जत कर रहा हूं, आप मुझे रगड़ दे रहे भाई मिट्टी में, ऐसा नहीं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों एक दूसरे को मोहब्बत को समझेंगे और दोनों एक दूसरे को इज्जत करेंगे। पहला भारत और चीन का पहला पॉइंट यही था। ठीक। दूसरा पॉइंट, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। बोलो देखो, अगर कुछ झगड़ा हो जाएगा ना, देखो, अरे काजल सुनो, अगर कुछ झगड़ा हो जाएगी ना, सुनो ना, झगड़ा मत करना भाई। अगर कुछ ऐसा बात बोल दी जिससे तुम्हें दुख हुई है तो मुझ पर आक्रमण मत करना। सुनो, आपस में बैठ जाएंगे, बोलेंगे प्रिंस सर पता है आपने ये गलत बोला, ये सही नहीं बोलना चाहिए। मैं बोलूंगा हाँ अरे काजल सही बोल रही है, ठीक है भाई ये गलती हो गया, मुझे माफ कीजिएगा। मतलब एक दूसरे पर हम लोग आक्रमण नहीं करेंगे, हम लोग एक दूसरे पर क्या नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में था सर घरेलू, दूसरे के घरेलू मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब मैं काजल से कहूं, काजल सुनो, हम लोग तो प्यार बहुत ही सुंदर तरीके से कर रहे हैं और हम लोग कोई भी अगर हमारे समस्या आएगी तो हम आपस में बैठकर करेंगे, और कोई भी ऐसा बात बोल दी जिससे आपको दुखी हुई तो हम लोग आपस में बैठकर इसके झमेला को सुलझाएंगे। बोला ठीक है। तीसरा पॉइंट में यह आया, मैं कहा काजल सुनो, प्यार में कभी भी हम लोग घर के आंतरिक मामले पर दखल नहीं करेंगे। अगर मेरे घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो तुम मत कुछ बोलना और तुम कुछ मत बोलेगी यहाँ पे, और अगर आपके घर में कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो गए तो मैं बोलने नहीं जाऊंगा। हाँ एकदम सही बोल रहे प्रिंस सर, सच बोल रहे, कितना अच्छी बात बोल रहे हैं ना। मैंने कहा हाँ ये तीसरा पॉइंट है। बोलेंगे किसका? तो बोलेंगे भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता का तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट में आते सर समानता और परस्पर लाभ। और सुनो, हम लोग एक दूसरे पर लाभ प्राप्त करेंगे। देखो तुम भी अभी बीए में पढ़ रही है, मैं भी बीए में पढ़ रही हूँ, सॉरी मैं भी बीए में पढ़ रहा हूँ, है ना। तो देखो तुम अगर मेरा एग्जाम में बैठ गई ना सामने तो तुम भी मुझे दिखाना और मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा, तो तुम्हें भी प्रॉफिट हो जाएगी, मुझे भी प्रॉफिट हो जाएगा। और ये हमारा पंचशील समझौता का चौथा सिद्धांत है। हाँ चौथा सिद्धांत है कि समानता एवं परस्पर लाभ होना, यानी हम लोग ऐसे आर्थिक मदद करेंगे एक दूसरे को कि एक दूसरे का देश आगे बढ़ सके। पांचवा सिद्धांत शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन को गुजारेंगे। कोई भी विवाद होगी आपस में बैठकर मिलजुल कर समझने की कोशिश करेंगे। ईमानदारी से बताइए चाचा, चाचा नहीं भाई और मेरे बहन, आप लोग ईमानदारी से बताइए कि पंचशील समझौते के बारे में आप लोगों को समझ में आया है या नहीं, सच बताइएगा। चलिए सर, मुझे पूरा उम्मीद है कि पंचशील समझौते के बारे में आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। मार्शल योजना के बारे में अभी मैंने जस्ट बताया, आसियान के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया। बाकी मेरे दोस्तों अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य। ये पेपर में एक तो 100% 2 मार्क्स का आएगा, ज्यादा मार्क्स का नहीं, 2 ही मार्क्स का आएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, जिसमें शुरुआती में टोटल मेरे दोस्तों कितना देश शामिल था टोटल, तो बताएंगे सर। टोटल इसमें 51 देश शामिल था, जो आज बढ़कर 193 हो गई है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसका अंग होती है 6। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करना। अगर दुनिया में कोई एक देश पर कोई देश कब्जा हमला कर रहा है या कब्जा करके रखा है तो वह देश यूएनओ को पत्र लिखेंगे। तो देखिए ना, ये हमारे पर ना सर अवैध रूप से कब्जा करके रखा है। जैसे अभी मैंने स्टोरी सुनाया कुवैत और इराक वाला,
है ना, वही हमारा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करना। दूसरा पॉइंट में था सर, सभी राष्ट्रों के बीच समान अधिकार और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों के आधार पर मैत्रीपूर्ण सहयोग का विकास करना। अब कहा कि हमारे इस संगठन के बीच में, इस योजना के बीच में 193 देश शामिल है। हम सभी देशों को समान रूप से देखेंगे, हम सभी देशों को समान रूप से देखेंगे। कोई अगर कमजोर देश होंगे तो उसे हम आर्थिक मदद करेंगे ताकि वो भी विकास कर पाए और अपने देश को मजबूती प्रदान कर सके। 2 पॉइंट रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, अति महत्वपूर्ण आपके पेपर के अकॉर्डिंग। जैसे मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, D2 आपके पेपर में वैसे ही छपने वाला है। अगला है सर एमनेस्टी इंटरनेशनल। अभी मैंने जस्ट बताया मेरे भाई, यह एक गैर सरकारी संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या मेरे भाई, यह एक गैर सरकारी संगठन है जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे विश्व में अभियान चलाकर मानवाधिकार से जुड़ी प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित करता है। इस तरह से आप देखकर आसान तरीके से लिख सकते हैं। निशास्त्रीकरण क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। फिर हमारा Q2 प्रोटोकॉल, और मैं दोस्तों मैं यहाँ से आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि आखिर Q2 प्रोटोकॉल क्या है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हमारे मैराथन क्लास में जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, अच्छी तरह से डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फाइनली बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।